हेलो हेलो फ्रेंड्स टू द मागा एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर इंडिया में देखने को मिल रहा है, ऊपर वर्ल्ड में भी मिल रहा है, उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है अपने आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग में जो आएगा वो यूपीएससी में आप लिख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको सारे पर्सपेक्टिव इसमें मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस को भी आप गैस कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, प्लस अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे, प्लस आप वे फॉरवर्ड बता पाएंगे और एक प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं। जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया में है और वर्ल्ड में, उसको यहाँ पर कैसे देखना है, ये प्रॉब्लम क्या रियल है, और इसको अगर रियल है तो ये किस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक पर्सपेक्टिव से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। और वो जो पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया है उसको 3 स्टेप में उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि आप कैसे इसको सही कर सकते हैं। 3 स्टेप्स में याद करने के लिए मैं आपको कोड दूंगा, क्योंकि मागा एकेडमी का इनिशिएटिव में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोडेड होगी ताकि आप उसको इजीली रिमेंबर कर सकें, और उसको यूज़ कर सकें, रिवीजन कर सकें, आंसर में उसको यूज़ कर सकें। आपका आंसर राइटिंग फास्ट हो, आंसर राइटिंग इन यूपीएससी एग्जाम्स आपकी फास्ट होगी। और यहाँ पर मैं आपको प्रीलिम्स के इफेक्ट्स दूंगा ताकि आप इसको आराम से प्रीलिम्स में भी टारगेट कर सकें, प्रीलिम्स को भी टारगेट कर सकें। तो यहाँ पर मैं जो आपको कोड देना चाहता हूँ वो इस पॉइंट के लिए, 3rd पॉइंट, यहाँ ए बी सी एंड डी, जो 3 पॉइंट्स इन्होंने समझाए हैं वो इस तरीके से हैं। तो बी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी ए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बी सी डी। ए जो है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, फाइनेंशियल सेक्टर की जो इंस्टीट्यूट्स है उसकी ऑटोनॉमी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बैंकिंग सेक्टर और सारे सेक्टर्स आ जाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। इन इंस्टीट्यूट्स की ऑटोनॉमी के लिए ये बोलते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो क्वालिटी लेके आता है, एक टेक्निकलिटी लेके आता है आपके इंस्टीट्यूट्स में। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा तो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हद तक गलत हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर की ऑटोनॉमी सबसे ज़्यादा, और फाइनेंशियल सेक्टर हमारा फर्स्ट पॉइंट पे भी रखेंगे आप, क्योंकि अगर कोविड-19 और किसी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन से आपको निकलना है तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर बी जो है, अगर आप बी और सी को मिला के देखें तो यहाँ पर है कि बिजनेसेस को, बी फॉर बिजनेसेस को आप क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम से जोड़ें जो कि गवर्नमेंट बैक्ड हो। मतलब कि बी बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो आप क्रेडिट गारंटी स्कीम को से जोड़िए, और यहाँ पे जो है वो आप उसको गवर्नमेंट बैक्ड होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने किया भी है एमएसएमई के लिए, लेकिन ये वर्क क्यों नहीं करता है हम इसको भी लास्ट में समझेंगे कि क्रेडिट गारंटी लिंक वर्क क्यों नहीं करती है, आप खुद उसको समझ पाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो डी है कि यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्ट कैश असिस्टेंट दीजिए, मतलब कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र दीजिए, क्योंकि पीपल्स हैं उनकी लिवलीहुड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इसमें। तो वो लिवलीहुड जो है उनकी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी आपको, और आप उनको डायरेक्ट कैश असिस्टेंस दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन्होंने जो 3 स्टेप्स बताए हैं, एक ऑटोनॉमी का बताया है, एक सप्लाई साइड का बताया है कि बिजनेस उसको पैसा मिलेगा तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हटेंगे, और यहाँ पर तीसरा उन्होंने बताया है कि डिमांड, जो पब्लिक है वो डिमांड, पीपल की डिमांड, अगर कैश होगा तो उनकी डिमांड जनरेट होगी, कंज्यूम करेंगे आर्टिकल्स को और प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पर एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। तो यहाँ पर मैंने एक आगे बढ़ते हैं, और मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करने के लिए किया कि प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको इसमें इस कोड में बताऊंगा, मैं आपको शॉर्ट में इसको रिकवर कोड को बता देता हूं कि रिसेशन जो है हमारे यहाँ पे वो टेक्निकल आया है। तो टेक्निकल रिसेशन क्या होता है ये हम यहाँ जब जानेंगे कि रिसेशन आया है, टेक्निकल आया है, और हम ये देखेंगे कि सीओ में कि कोविड जो 2020 में हम फेस कर रहे हैं कोविड को, उसे हम एक इकोनॉमिक के सर्कल में समझेंगे, कि इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि वो क्या यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है, और वो इकोनॉमी को किस तरीके से चैलेंज कर रहा है, किस तरीके से उसमें एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ है।
तो इकोनॉमी के लिए यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर वी शेप्ड रिकवरी, इंडिया में वी शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है, तो वो क्यों हो रही है और उसके क्या मतलब हैं और कितने कितने तरीके की रिकवरी होती हैं ये भी देखेंगे कि वी शेप हो गया, यू शेप हो गया, ये सब हम देखेंगे। फिर यहाँ पर ई में मैंने ये मेरा ओपिनियन है कि एवरी सेक्टर विल हैव इट्स ओन पेस ऑफ रिकवरी, मतलब कि एयरलाइन सेक्टर हो सकता है कि लेट रिकवर करे और हो सकता है फार्मा तो अभी रिकवर कर ले, एग्रीकल्चर सेक्टर रिकवर उस पर कोई इफेक्ट ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है रिकवर कर जाए। सर्विस सेक्टर का क्या सिचुएशन बनेगी, ये हर एक डिफरेंट पेस ऑफ रिकवरी होगा। फिर यहाँ पर आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को लेकर रिगार्डिंग, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो ये पूरी तरीके से आपको डिफाइन हो जाएगी कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, उसके लिए क्या सिनेरियो बन रहा है और क्यों न्यूज़पेपर में इतनी हेडलाइंस बना रहा है ये रिकवरी। तो यहाँ पर मैं आपको एक फाइंडिंग द सॉल्यूशन भी दूंगा और वे फॉरवर्ड बताऊंगा, जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन में आंसर राइटिंग में क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक में कि वे फॉरवर्ड क्या है, आप सजेस्ट कीजिए, क्वेश्चंस में आता है तो आप इसको भी आंसर कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं सिंपल कोड में ही आपको वे फॉरवर्ड बता दूंगा जिसको आप आंसर कर पाएंगे ABCDE। सो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि आर से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2019 में जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 4.2 चल रही थी। अब यहाँ पर एक वी शेप की बात हो रही है। अब अगर हमें यहाँ पर बताऊं कि अगर इकोनॉमी हमारी 100 रुपीज़ की इकोनॉमी है, जैसे कि सपोज करें कि हमारे पूरे देश में जीडीपी जो प्रोडक्शन होता है वो 100 रुपीज़ का होता है, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट बताता है कि 4.2 का, कि एक साल बाद वो 104.2 की इकोनॉमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये जो ग्रोथ है 2021 में नेगेटिव है, मतलब कि 104 तो छोड़ो 99 या 98 ही हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। पर ये कब तक चलेगा ये ग्राफ में देखने लायक है। तो वी ग्राफ में हम देखें कि अगर यहाँ पर मार्च में था तो अप्रैल और मई में ये रिकवरी होने लगी, कुछ सेक्टर्स में ये रिकवरी होने लगी और ये वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेकर कि मई के बाद रिकवरी के सिग्नल्स आने लगे हैं और ये हमारे यहाँ पे होप हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एक क्वार्टर, मतलब कि 3-4 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है और यहाँ पर 3-4 मंथ्स, तो 3-4 मंथ्स 6 to 8 मंथ्स में हमारे यहाँ पे रिकवरी चालू हो जाएगी, हम वापस से प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और 2021 में जो है वो हम पूरी तरीके से रिकवर कर जाएंगे। तो ये वी शेप इकोनॉमी है। देखिए आप इसमें यहाँ पर बहुत कम देर इस पॉइंट पे आप देखें तो बहुत कम देर जो है वो नेगेटिव यहाँ पर गया है और यहाँ पर पॉजिटिव होना चालू हो गई है। तो ये होती है रिकवरी। अगर हमारी ये यू शेप रिकवरी की बात करें तो हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर माइनस चालू हुआ और बहुत फ्लैट एरिया है। यहाँ पर वी में बहुत कम फ्लैट एरिया था, यहाँ पर फ्लैट एरिया बहुत ज़्यादा है और बहुत क्वार्टर्स में 3-4 मंथ्स करते करते रिकवरी जो होगी 2023 तक होगी। अगर ऐसा यू शेप बनता है तो 2019 में से लेकर ये ईयर लग जाएगा हमको अगर रिकवर करना है, तो वो यू शेप की होगी। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बता रहा हूँ और आप ये भी जज कर पाएंगे कि एक्चुअली होगा क्या आगे प्रेडिक्ट। तो आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। देखते रहिए इस वीडियो को, आगे जाके इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और शेयर तो बिल्कुल करिए, सब्सक्राइब आप इसलिए करिए क्योंकि आपको ये वीडियोस क्वालिटी वीडियोस मिलती रहेंगी प्रिपरेशन के लिए, और शेयर आप इसलिए करें ताकि लोगों तक ये और से ज़्यादा पहुँचे। ओके, और यहाँ अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज़ हैं तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम और यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिस्ट हैव वार्न्ड इंडिया। तो रिसेशन देखते हैं कि क्या वार्निंग है इकोनॉमिस्ट की कि 1970 के बाद वर्स्ट टेक्निकल रिसेशन है, ये वर्स्ट टेक्निकल रिसेशन है और
टेक्निकल रिसेशन जो कि है, बात समझ में आती है कि ये वर्ड तो बड़ा हैवी है, लेकिन यहाँ पर आप लिखें कि ये इतना ज़्यादा मीनिंग में हैवी नहीं है ये। तो टेक्निकल रिसेशन होता है कि 2 नेगेटिव क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव जाए, 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जाए, और ड्यू टू स्लो ग्रोथ या फिर आइसोलेटेड इवेंट जैसे कोविड-19 या कोई वॉर हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइंग कॉजेस नहीं है, बट स्लो ग्रोथ और कोई इवेंट ऐसा हो गया है, तो इसकी वजह से ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और इसकी सीवियरिटी भी कम ही होती है, ठीक है, सीवियरिटी माइल्ड, ठीक है। तो माइल्ड सीवियरिटी की है। तो यहाँ पर टेक्निकल रिसेशन इतना ज़्यादा टफ वो नहीं है, लेकिन आप टेक्निकल रिसेशन को वर्ड को याद रख सकते हैं, प्रीलिम का फैक्ट्स बनता है, इसको इस चीज़ से आप याद रखिए। तो रिसेशन जो है हमारे यहाँ पर टेक्निकल रिसेशन की बात हो रही है, और यहाँ पर CO मतलब कि, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर CO को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर मैंने रिसेशन के टाइप्स और शेप बताए हैं। वी शेप को मैंने आपको बताया, जिसमें शॉर्ट एंड शार्प रिकवरी हो जाती है और सस्टेन्ड एंड रैपिड रिकवरी होती है। ये 1991 में हुआ था वर्ल्ड के साथ, US में। और यू शेप में प्रोलॉन्ग्ड स्लम्प आता है, बहुत टाइम तक, ईयर्स तक ये स्लम्प चलता है नेगेटिव। और वी शेप में क्या होता है, वी शेप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी क्रिएट होती है, और ये डबल डिप रिसेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव गया और फिर यहाँ पर पॉजिटिव गया और फिर यहाँ पर फिर नेगेटिव चला जाएगा और फिर पॉजिटिव पे जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जब होगा जब कोई इवेंट तो हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, प्लस यहाँ पर कोई अंडरलेइंग कॉजेज़ हैं, आपकी इकोनॉमी में कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ होने लग जाएगी, जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में आज से हुई थी 2-3 साल पहले। तो यहाँ पर वो माइनस गई, फिर उठी और फिर माइनस गई, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें हो रही थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो कॉजेज़ क्रिएट कर रही थी, और प्लस इवेंट जो था वो वर्ल्ड अराउंड रिसेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर W शेप्ड और यहाँ पर U शेप्ड और V शेप्ड आपको पता चल गया है यहाँ पर क्या है। तो कोविड-19, अब मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को हैंडल करने वाला हूँ, जो कि है कि कोविड-19 को आप किस तरीके से देखेंगे अगर आप इकोनॉमी के सर्कल में इसको रख रहे हैं। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन में अगर आप ये क्या रोल प्ले कर रहा है और क्या इसकी भूमिका रहेगी, क्या ये डीप रूटेड है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही आया है और निकल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक फियर जनरेट हो गया है और अनसर्टेनिटी है सोसाइटी में। तो फियर हो गया है, तो फियर में बाइंग भी कम होगी और बिजनेसेस भी इतने ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो ये फियर का माहौल हो गया है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी इन सोसाइटी क्रिएट हो रहा है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोगों को लिवलीहुड के लिए भी टेंशन हो रही है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल बेसिक एसेंशियल कंजम्पशन पे आ गए लोग, बाकी भाई दाल रोटी चावल। तो यहाँ पर ये जो है वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई सिंक्रोनाइज्ड वे में, फैशन में, सिंक्रोनाइज्ड वे में पूरे वर्ल्ड में शटडाउन किया गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ था। तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय में माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कोई प्रूवन इकोनॉमिक टूल अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत यहाँ पर डराने वाली है। और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको लड़ना है फियर से, आपको सोसाइटी में अनसर्टेनिटी से लड़ना है। तो एक बिहेवियर चेंज हो गया है, हमारे कंजम्पशन जो है वो एसेंशियल चीज़ों के लिए हो गया। कंजम्पशन नहीं होगा तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं क्रिएट होगी, डिमांड नहीं क्रिएट होगी तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसके डीप रूटेड हो सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेना मैं चाहूँगा शॉर्ट में, कि यहाँ पर एक इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट नंबर के बारे में बताना चाहूँगा कि अप्रैल में 1 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हुए, लेकिन वो रिकवर हो गए 100 मिलियन जॉब्स जो रिकवर हो गए मई में और कुछ हो गए जुलाई में। पर यहाँ पर एक कैच है कि यहाँ पर लो पेइंग इनफॉर्मल सेक्टर के जो जॉब्स हैं वो तो वापस मिल गए, लेकिन सैलरीड और बेटर पेइंग जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर उतने रिकवर नहीं किए हैं और कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है सैलरीड में। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के भी तरीके पढ़ने पड़ेंगे, साइक्लिक है कि ये साइक्लिक होगा कि किस तरीके से होगा, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि साइक्लिक तो नहीं है,
लेकिन या फिर कुछ और तरीके का एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर जो कोविड-19 के जो इम्पैक्ट्स हैं वो डीप हो सकते हैं और ये प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकते हैं। मतलब इसमें से इकनॉमी काफ़ी हद तक वी या डब्ल्यू में भी जा सकती है। अभी हम वी, गवर्नमेंट बोल रही है वी हो सकता है, लेकिन हो सकता है डब्ल्यू भी हो जाए, कि हम अभी रिकवर कर जाएं लेकिन बाद में हमारा फिर से स्लम्प आ जाए और फिर हम कॉजेस हो जाएं। तो हमें बूस्ट करके चलना पड़ेगा, लेकिन ऑप्टिमिस्ट हैं हम लोग, और क्यों होना भी चाहिए ये इंडिया के उसमें, तो हम देखेंगे आगे, इसमें से देखते हैं। तो वी शेप्ड रिकवरी के लिए तरुण बजाज जी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और टी.वी. सोमनाथन जी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, वी शेप्ड की बात करते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि अगर तरुण बजाज जी बोलते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा है तो यहाँ पर कोविड-19 अगर हिट हमें बहुत बुरी तरह नहीं करा तो हम बहुत अच्छे से इसको टैकल कर लेंगे, वी शेप्ड रिकवरी हो जाएगी। और यहाँ पर सोमनाथ जी बोलते हैं कि भाई अगर यहाँ गुड एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है तो यहाँ पर कई इंडिकेटर्स हैं जो फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप कर रही है मई से। यहाँ पर CII जो है, इसको आप प्रीलिम्स के लिए चेक करिए कौन सी बॉडी है, कैसी बॉडी है। गवर्नमेंट भी वी शेप की बोल रही है, वी शेप रिकवरी होगी, गवर्नमेंट भी इसको बोल रही है, लेकिन फिक्की इस समय बोल रहा है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से वो इतने ज़्यादा श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। देखते हैं कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपीनाथ क्या बोलती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे एक डर है कि ये शायद क्या होगा कि वी शेप रिकवरी इनिशियली होगी लेकिन बाद में एक फ्लैट एरिया आ जाएगा। मतलब कि ये जो इस तरीके चल रहा था, ये वी शेप आया है तो ये रिकवरी इनिशियली होगी लेकिन एक फ्लैट आ जाएगा। मतलब कि इसको बराबर में आते आते कई साल लग जाएंगे। ऐसा फ्लैट एरिया आ जाएगा इनिशियली कि हमें वापस से आते आते बहुत साल लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रही हैं कि इस चीज़ का फियर आ रहा है कि वर्ल्ड जो GDP है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिकवर नहीं कर पाएगी बहुत टाइम तक। तो यहाँ पर इंडिया का एक पर्सपेक्टिव देखें कि इंडिया का जो 60% शेयर ऑफ GDP है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आता है, हम एक्सपेंड करते हैं ऐसे चीज़ों पे जो कंज्यूमेबल है। तो यहाँ पर अगर डिमांड नहीं क्रिएट होती है तो वी शेप रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग बाग अपने जॉब को लॉस कर रहे हैं, उनकी सैलरी कट हो गई है और बिजनेसेस की इनकम भी फ्लक्चुएटिंग हो रही है। तो प्राइवेट कंजम्पशन इज लिमिटेड टू ओनली एसेंशियल कंजम्पशन। अब रोज सैटरडे संडे कहीं पर लॉकडाउन लग रहे हैं, फिर किसी के लिए 7 दिन लग जाते हैं, तो बिजनेस भी इफेक्ट हो रहे हैं और प्राइवेट नौकरीज में तो प्रॉब्लम है ही। तो प्राइवेट कंजम्पशन इज लिमिटेड टू ओनली एसेंशियल कंजम्पशन। सिर्फ एसेंशियल कंजम्पशन ही वो कर रहे हैं, हम लोग करना अभी इस टाइम पे कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कोविड-19 को लेके, कि उस प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है ये एक फियर जनरेट कर रही है, एक अनसर्टेनिटी इन द सोसाइटी क्रिएट कर रही है, और इसके लिए कोई माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स नहीं है। प्लस यहाँ पर जो वी शेप रिकवरी है वो वर्ल्ड में जो है वो वी शेप रिकवरी को मुश्किल है। और कंजम्पशन में हम जो पैटर्न एसेंशियल कंजम्पशन करने लगे हैं तो डिमांड सप्लाई का एक डायनेमिक्स बिगड़ गया है। तो यहाँ पर ये रिकवर होते होते कितना टाइम लगेगा, ये भी एक बहुत ही देखने वाली बात है। सो अब यहाँ पर एक मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जिससे आप खुद जज कर पाएंगे कि ये क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो देखिए, मैं आपको दो चीज़ों को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। जो कोविड-19 का पीक है वो, और एक जो स्लम्प है इकोनॉमी में, जो स्लम्प है उसमें एक कनेक्शन है। तो इंडिया में बोला जा रहा है कि जैसे मार्च में हमने लॉकडाउन लगाया था, वहाँ से जो हमने लॉकडाउन लगाना चालू किया, इकोनॉमिक स्लम्प भी आना चालू करा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने जो कि लॉकडाउन अर्ली लगा लिया था, तो हमारे यहाँ पे जो पीक आएगा वो नवंबर में आएगा। नवंबर में आने के कारण जो पीक है वो नवंबर दिसंबर में जो जब हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस होंगे कोविड-19 के, हम लॉकडाउन लगा ही रहे होंगे, कभी अनलॉक कभी लॉक, तो यहाँ पर करके जब हम रिकवर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट
ये पीक जो कोविड-19 का है और यहाँ पर जो स्लम्प है वो दोनों मैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि हम इसमें करते करते डिले हो जाएं, यहाँ पर डिले हो जाएं काफ़ी हद तक, यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ बने, इस तरीके का ग्राफ बने, तो यहाँ पर हम लोग वी से यू की तरफ बढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी हद तक है, ये डिपेंड करता है कि कोविड-19 का किस तरीके से कंट्रोल होता है इंडिया में। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि पहली बार 80 डिकेड्स में, मतलब 8 डिकेड्स में, मतलब 80 ईयर्स में 90% कंट्रीज में रिसेशन एक साथ आएगा और ये जो है ग्लोबल जीडीपी को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और इंडिया भी इससे इफेक्ट में आएगा और कोविड-19 एक पेंडेमिक जो है ना यूनिक रिसेशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं। मेरे ओपिनियन में कर सकते हैं, मेरे ओपिनियन में ये है कि आप इसमें यहाँ पर पॉइंट ये रख सकते हैं कि एवरी सेक्टर विल हैव इट्स ओन रिकवरी पेस एंड एवरी सेक्टर विल रिक्वायर सम स्टिमुलस फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज डिफरेंट एंड टारगेटेड। मतलब कि आपको एयरलाइंस के लिए अलग करना पड़ेगा, आपको फार्मा ऑलरेडी रिकवर कर गया है तो अलग अलग रिकवरी होगी और अलग अलग सेक्टर को आपको टैकल करना पड़ेगा। और प्लस आपको इंडिया इज़ गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड टू वर्ल्ड से इंडिया बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे को ये फील आता है क्योंकि रिसेंटली आप देखिए कि हमने चाइना को काउंटर करने के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदना चालू किया, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन और ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हम इससे, जब हम एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर एशिया में कई शिफ्ट आ रहे हैं, एशिया में काफ़ी शिफ्ट आ रहे हैं ड्यू टू यूएस चाइना फैक्टर्स, जो यूएस और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लेके, तो इसको हम इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए। हम चाइना से जो भी बिजनेस वहाँ से मूव कर रहा है वो हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश हो, हमें इस अपॉर्चुनिटी को भी देखना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत मतलब कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करो और इम्पोर्ट को रिड्यूस करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस टाइम पे करने के लिए। हालांकि ये करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो इंटीग्रेशन है वर्ल्ड से वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि पोस्ट कोविड में हम एक लीडर की तरह उभरें और वर्ल्ड जीडीपी को आगे बढ़ा के लेके जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपके सामने रखूँगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा, बेस्ट इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगा और वो आप पार्ट ए दे सकते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू। So welcome friends to my video lecture, जिसमें मैं आपको ये समझा रहा था कि